हेलो बच्चों, अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मेरे पिछले टॉपिक में आपको मैंने ग्रेविटी और ग्रेविटेशन अच्छे से समझा दिया था कि दोनों में अगर डिफरेंस है तो वो क्या है। न्यूटन ने जब देखा कि कंसिडर किया कि दो बॉडीज़ के इस यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाएगी, उसके लिए उन्होंने अपना एक लॉ दिया। उन्होंने देखा कि जो ये फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी मासेस जितना ज़्यादा दोनों के होंगे उतना ही ज़्यादा ये फोर्स की वैल्यू होती है। और उन्होंने देखा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के ये सेंटर से डिस्टेंस लिया गया आर। यहाँ मैंने बॉडी ले ली है ए और बी, एक का मास m1 है और एक का m2। तो उन्होंने देखा कि ये बॉडी जितनी ज़्यादा दूर रखी होती हैं उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, और ये बॉडी जितनी पास होती हैं उतना ही इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से ये मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी कैसा है, स्क्वायर, क्योंकि ये मतलब डिस्टेंस के साथ और भी ज़्यादा वीक हो जाता है। उसके बाद बात आती है कि यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, जिसको यहाँ पर नाम दिया उन्होंने कैपिटल जी, क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो इसलिए इसको हमने कैपिटल जी से नाम दे दिया। इसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसकी जो वैल्यू उन्होंने फाइंड आउट की कैपिटल जी की, जो कि हमें न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ेगी 6.673 × 10⁻11। ये यूनिवर्स में आप कहीं पर भी अप्लाई करेंगे तो जी की वैल्यू यही रहेगी, इसीलिए इसको हमने एक कांस्टेंट कहा है। और इसको अगर इसका स्टेटमेंट जो है वो एज़ इट इज़ ही लगभग लर्न करना पड़ता है। देखने में बड़ा है लेकिन बाकी बहुत इजी है। क्या है, अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जो कि वो फोर्स होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स डायरेक्टेड अलोंग। इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ऑफ सेंटर्स फॉर द टू ऑब्जेक्ट्स। भाई वो जो फोर्स है इसको भी इसमें ज़रूर कंक्लूड करना पड़ेगा कि ये नहीं है कि आपने इसको हटा दिया तो डेफिनेशन अधूरी रह जाएगी, कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इनके सेंटर से इस लाइन पर लगता है। अच्छा, इसके बाद फिर आपकी डेफिनेशन जो है वो यहीं से आ जाएगी, जो कि आपको कोई रटने की ज़रूरत भी नहीं है, कि दैट इज़ प्रोपोर्शनल। इसे हम प्रोपोर्शनल कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो डेफिनेशन आपके लिए कोई टफ है नहीं। तो बच्चों आप इसको बहुत आराम से और पूरा ऐसे कैसे ही याद कर सकते हैं। और बस यहाँ से यहाँ तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है न्यूटन का, वो बस यही है कि इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज़ या कोई भी बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं किसी फोर्स के साथ, और वो जो फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस पर और डिस्टेंस पर। तो ये था आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स का यूनिट सबको पता है, फोर्स के लिए यूनिट अगर हम लिखेंगे तो सीधे ऐसा यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, इसका न्यूटन। और मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ये न्यूटन जो कैपिटल एन होता है ये हमेशा स्मॉल एन से आप नहीं लिखेंगे, मैं पहले भी बताया हुआ है। स्मॉल एन से आप इसको नहीं लिखेंगे, कैपिटल एन से लिखेंगे, क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट्स रखी जाती है वो सारी की सारी कैपिटल एन होती हैं। तो ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाऊँगी वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।